SA230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के साथ। सर SA230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ICAI का भी एक ही फेवरेट क्वेश्चन है, वो क्या है? What are the factors that would influence the amount of working papers required to be maintained for the purpose of audit? हमको कितने वर्किंग पेपर मेंटेन करके चलने चाहिए? तो मैंने कहा ये डिपेंड करता है हमारे काम पे और एंटिटी पे। हमारे काम पे और एंटिटी पे, यानी सबसे पहले तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। हम साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी देखेंगे, जितनी ज्यादा एंटिटी कॉम्प्लेक्स उतने ज्यादा हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स अजीब से। सो द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, ऑडिट प्रोसीजर्स कितने परफॉर्म करने, वो किस पे डिपेंड करता है? सर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिपेंड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यानी हमने कितनी रिस्क असेसमेंट करी है। सो द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंटिटी हो गई, हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स हो गए, ऑडिट प्रोसीजर्स हो गए एज पर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आता है? सर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड एंड द कंक्लूजन्स रीच। तो हमको ऑडिट एविडेंस की बात करनी है, प्लस हमको बात करनी है द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस ऑफ कंक्लूजन इफ इट इज नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल टू बी डॉक्यूमेंटेड। तो ये 5 बातें हमको ध्यान में रख के चलनी है, बस यही 5-6 बातें बस आप ध्यान में रखो। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के हिसाब से हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स किस पे डिपेंड करते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बाकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, देन हम निकालते हैं इसमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द ऑडिट कंक्लूजन्स रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो ये 5 पॉइंट्स हमको ध्यान में रख के चलने हैं। वेरी वेरी गुड, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट भी इजी है, ऑडिट मेथोडोलॉजी। जैसे EY में जिन जिन्होंने ऑडिट कर रखा है तो उनको पता है वहां पे गैम होता है, तो जनरल ऑडिट मेथोडोलॉजी क्या यूज करते हो? एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नाउ कम्स योर फेवरेट SA240। सर SA240 का नाम क्या है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब एक ऑडिट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसमें फ्रॉड के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। उसके बाद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चले, हमेशा अपना ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करके चले, और अगर उसको कोई कंडीशन लगती है जो फ्रॉड की इंडिकेशन देती है, तब वो फिर थोड़ी सी अपने ऑडिट प्रोसीजर्स उस डायरेक्शन में करके चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर? सबसे पहला क्वेश्चन है elucidate मतलब write down the points how fraudulent financial reporting can be accomplished and also discuss the techniques of committing fraud by management override of control। एक बात बताओ सर, मैंने कहा क्या, एक बात बताओ सर, ये कौन से पॉइंट्स होते हैं कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अचीव होगी? तो मैंने कहा मा मी मी। सर ये मा मी मी क्या है? मा से होता है मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जिनसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। सर मी का क्या मतलब है? मी का मतलब है मिसरिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो डेटा होना चाहिए वो वहां पे नहीं है। मैंने कहा क्या क्या पॉइंट हो गए सर? मैनिपुलेशन हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, और मिसएप्लीकेशन एंड सेलिब्रेशन, इंटेंशनल मिसएप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनकी आपने करी है मिसएप्लीकेशन। और मा मी हो गए मैनिपुलेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिसएप्लीकेशन। फिर हमको पता है कि कैसे होती है सर क्या? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। अगर सिग्निफिकेंट फैक्ट मिसिंग है, मैंने कहा सिग्निफिकेंट का फैक्ट का क्या मतलब है? ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। सर फैक्ट का क्या मतलब है? फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, एडजस्टिंग द असम्पशंस और चेंजिंग द जजमेंट। सी का क्या मतलब था? सी का मतलब था हमारा कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स। सर टी का क्या मतलब था? इंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस व्हिच आर स्ट्रक्चर्ड टू मिसरिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। सिग्निफिकेंट फैक्ट अगर मिसिंग होगा क्या कह रहे हो सर? होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमको ध्यान में रख के चलने हैं। आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सर क्वेश्चन नंबर 2 हम आज स्किप करके चल रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 स्किप क्यों करके चल रहे हैं? बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड इन November 21 फॉर 5 मार्क्स। तो आप एक बार इसको खुद कर लीजिएगा, बिकॉज चांसेस तो मेरे को लगता है काफी कम है कि वापस ICAI इसको रिपीट करके चलेगा। राइट सर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन रिलेशन टू द मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। तो 2 एसेज की इसमें हमको कोटेशन करके चलनी है। मैंने कहा क्या क्या? एक तो SA240 और एक SA200। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक तो यही है कि उसको अपना ओपिनियन प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, एंड इस चीज के लिए सर उसको क्या करना होता है? उसको प्रिवेंट और डिटेक्ट नहीं करना, मैनेजमेंट को करना है प्रिवेंट और डिटेक्ट फ्रॉड। ऑडिटर का काम है सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से अपना ऑडिट करता चले। फिर भी कुछ रिस्क रह जाती है। मैंने कहा क्या रिस्क रह जाती है? रिस्क रह जाती है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट जाए। मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे छूट जाए? वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फिर कौन से वाले केसेस में ज्यादा चांसेस होते हैं छूटने के? मैंने कहा फ्रॉड वाले केस में। फिर आपने बताना है फ्रॉड वाले केस में भी कौन सा फ्रॉड में ज्यादा चांसेस क्यों होते हैं? बिकॉज
बिकॉज फ्रॉड में इन्वॉल्व केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स, उसमें केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स हो सकती है टू कंसील इट। तो ये वाला पॉइंट हमने ध्यान में रख रखा है। और बताओ सर फ्रॉड में भी कौन सा वाला फ्रॉड है जिसमें दिक्कत आती है? मैं कहता हूं मैनेजमेंट फ्रॉड। सर मैनेजमेंट फ्रॉड में दिक्कत क्यों आती है? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट अ फ्रॉड incurring from the management fraud, because management is in a unique position to perpetrate fraud. It is in a unique position to prepare fraudulent financial statements and misrepresent the financial information. तो ये बातें आपने एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान रख के चलनी है। अगली चीज सर फिर ऑडिटर क्या करे? एक बात बताओ, ऑडिटर क्या करे? ऐसे 200 के हिसाब से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा के चले, ऐसे 200 के हिसाब से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा के चले। दैट मींस बीइंग अलर्ट टू द सर्कमस्टेंसेस दैट कैन इंडिकेट फ्रॉड। जब तक, पर इसमें यह भी नहीं है कि आप हर डॉक्यूमेंट में आप ये नहीं बोल सकते कि इट इज एन इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड। अगर आपको लगता है कोई डॉक्यूमेंट रिलायबल है, कोई डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। प्लस एक बात और याद रखना, ऑडिटर को हमेशा अलर्ट रह के चलना है, ये बात उसको हमेशा ध्यान रखनी है। तो इन बातों को ध्यान रखना। प्लस सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 का इसमें तड़का लगा सकते हो, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस द अमाउंट ऑफ फ्रॉड is 1 crore and above. And last but not the least, clause 11 of para 3 कारो 2020, इसका तड़का भी हम बढ़िया तरीके से लगा के चलेंगे। राइट सर। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 4 की। सर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको मिस स्टेटमेंट मिल गई है रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड। मैंने कहा ठीक है, अब आपको अगर फ्रॉड मिल जाता है तो क्या एज एन ऑडिटर आपको कंटिन्यू करना चाहिए एंटिटी के साथ? तो मैं बोलता हूं बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले आप कंसीडर करोगे अपनी प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पांसिबिलिटीज, वेदर यू शुड कंटिन्यू विद द ऑडिट और नॉट। फिर अगर आपको लगता है आप ऑडिट छोड़ के निकलना चाहते हो पतली गली से, तो फिर आप मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कशन करोगे। प्लस यू विल ऑल्सो थिंक अबाउट डिस्कसिंग विद दोज जिन्होंने आपका अपॉइंटमेंट किया। प्लस यू विल ऑल्सो थिंक अबाउट डिस्कसिंग विद दोज हु आर द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। सर क्या डिस्कशन करेंगे? उनके साथ ये डिस्कशन करेंगे कि दैट वी आर थिंकिंग ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। प्लस यू विल ऑल्सो डिस्कस द रीजंस why you want to withdraw from the audit engagement। तो यही सारी बातें आपने इसमें डिस्कस करके चलनी है एंड यही आपका बढ़िया वाला काम हो जाता है। राइट सर, राइट। प्लस एक बात बताऊं प्यारी सी, बताओ सर 240 के साथ सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 का तड़का लगा के आना, कारो 2020 का भी तड़का लगा के आना। जब ये दोनों तड़के लगेंगे ना तो सबसे बढ़िया डिश फिर आप ही की बनेगी। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जैसे ही आपको दिख जाए क्वेश्चन ऐसे 240 का है तो 143 सबसेक्शन 12 और हमारा कारो 2020 का तड़का तो लगना ही लगना है। राइट सर, बहुत बढ़िया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, मैनेजिंग डायरेक्टर। सर मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या किया? टीमिंग एंड लीडिंग का कोई फ्रॉड किया है, तो ये बोल रहे हैं कि सर एज एन ऑडिटर हाउ वुड यू डील विद इट? तो सबसे पहले तो समझो कि टीमिंग एंड लीडिंग का क्या फ्रॉड हुआ है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में हुआ है, क्या मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी है, इस तरह से आपने इसको करके चलना है। प्लस सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 और कारो 2020 का तड़का लगा के चलेंगे, यही आपने काम करना है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये वाला, सबसे बढ़िया वाला ये वाला क्वेश्चन है। सर ये बढ़िया वाला क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज इट वाज आस्क्ड इन एमटीपी जुलाई 2020। एमटीपी जुलाई 2020 में बढ़िया क्वेश्चन आया था। सर इस क्वेश्चन में क्या हुआ था एक बात बताओ। फोनी लिमिटेड, कितना प्यारा नाम है। Directors of Phony Limited instructed their accountant to enter purchases amounting to 1.02 crore from a company incorporated dated 11th March 2020। एक तो कंपनी बनाई हाल ही में और उसी से परचेजेस दिखा दी। नो अमाउंट वाज एक्चुअली पेड एंड रुपीज 1.02 करोड़ was provided in the books of account as purchases। क्या ये fictitious purchases वाली आपको खुशबू आ रही है इसमें से? क्या आपको fictitious journal entry वाली खुशबू आ रही है? The answer is yes। और significant fact में फर्स्ट है क्या था? सर फर्स्ट है थी fictitious journal entries। तो क्या ये management override of control है? The answer is yes, management override of control है। ऐसे 240 लगेगा। management override of control की आप बात करोगे, आप बोलोगे this is a technique of committing fraud। फिर आप इसमें एक चीज और डालोगे। मैंने कहा क्या? अभी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन करी, सर क्या डिस्कशन करी कि अगर ऑडिटर को कोई फ्रॉड मिल जाता है जो मैनेजमेंट फ्रॉड है, तो फिर वो कंसीडर करेगा अपनी प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पांसिबिलिटी। क्या इसके बारे में उसको उन लोगों को बताना चाहिए जिन्होंने अपॉइंट किया, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कशन की वो विड्रॉ करना चाहता है फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। प्लस अगेन ये विड्रॉल की बात वो किसके साथ डिस्कस करके चलेगा? मैंने कहा उन लोगों के साथ जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया। प्लस 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 और क्या बोला था मैंने? हाँ, रीजन भी बताएगा कि वो विड्रॉ क्यों करना चाहता है। और दो तड़के किसके लगाओगे? मैंने कहा कारो 2020 के और 143 सबसेक्शन 12, इन दो के तड़के लग के चलेंगे। राइट सर, यही सारी बातें देखो लिखी हुई हैं एज पर एसेट 240। फिर इन्होंने यहां पे लिखा सर क्या मैंने आपको बताया था फिक्टिशियस जर्नल एंट्री। क्या ये फिक्टिशियस जर्नल एंट्री का केस है? यस सर, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री का केस है टू मैनिपुलेट द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। फिर उसने बोला था ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द ऑडिट। तो फिर वो डिस्कशन करेगा कि मैं चला जाऊं, मैं जा रहा हूं, मैं चला गया। ठीक है, इस तरह से वो डिस्कशन करेगा। एंड देन 143.12 एंड कारो 2020 का हम
बढ़िया वाला तड़का लगा के चलेंगे। राइट सर, राइट। नाउ इज द लास्ट क्वेश्चन। क्या बात है, वो हो ऐसे 240 टाटा बाय बाय हो गए सारे क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन अब हमारा रह गया है। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, क्या ऑडिटर के लिए ठीक है कि वो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करके चले कि मैनेजमेंट ने फ्रॉड की क्या असेसमेंट करी है? तो द आंसर इज यस। फ्रॉड रिस्क असेसमेंट के लिए ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है। 4 इंक्वायरी करेगा। क्या क्या क्या? सबसे पहले तो मैनेजमेंट से पूछेगा क्या आपने फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करी तो किस किस को बताया? तो सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछो मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। फिर कैसे किया प्रोसेस, फिर उसके बाद किस किस को बताया? टीसीडब्ल्यूजी को बताया, एम्प्लॉइज को बताया। इसके बारे में आप मैनेजमेंट से पूछ लेना। प्लस इज इट एप्रोप्रिएट टू इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट? ऑफ कोर्स यस यार, मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल ठीक रखना, तो उनसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? यही बात यहां पे लिख रखी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल बनाने की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, तो उनसे पूछ सकते हैं। बट एक बात और याद रखना सर, the nature, extent and frequency of management assessment is very relevant to understand the control environment of the entity. अगर कोई मैनेजमेंट फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करके चल रही है, उसके इंटरनल कंट्रोल्स एकदम शानदार है, एकदम इफेक्टिव है, बट यही अगर कोई मैनेजमेंट है जिसने आज तक कभी फ्रॉड रिस्क असेसमेंट नहीं करी, दैट मींस it is an indication of the lack of importance that the management places on the internal control. यहां पे फिर दिक्कत की बात आ जाएगी। राइट सर, राइट सर, वेरी वेरी गुड। नाउ इज द टाइम फॉर ऐसे 250। अब हम ऐसे 250 के साथ शुरू करेंगे। ओहो, पानी आ गया यार, जल्दी से बताइए क्या आप सब मेरे साथ हैं इस टाइम तक? जल्दी से बताइए। फटाफट बताओ। ओहो, क्या बात है। मैं वैसे एक बात बोलूं? हाँ सर एक बात बोलो। 400 लोग देख रहे हैं, लाइक्स 200, 50% क्यों भाई? रिजल्ट चाहिए 100%। अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो लाइक की तादाद भी तो 100% होनी चाहिए। हाँ सर, लाइक की तादाद भी 100% होनी चाहिए, तो फिर है क्यों नहीं? जल्दी से करो, जल्दी से करो। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यस सर, वी आर देयर, वी आर देयर। वो हो, क्या बात है। अब बात करते हैं ऐसे 250। सर 250 किसकी बात करता है? कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लॉज एंड रेगुलेशंस को कैसे कंसीडर करके चलेंगे? सबसे पहले मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मैंने कहा मेरा फेवरेट क्वेश्चन क्या? PQ लिमिटेड। सर PQ लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी। बस लास्ट के 10 मिनट और रह गए, 10-12 मिनट और रह गए और आज के हमारे सारे टॉपिक्स टन हो जाएंगे। सर PQ लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी। इसने क्या करना है? इट इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स। हमको फर्क नहीं पड़ता। कंपनी हैज अपॉइंटेड CA जैज। जैज कौन है? Jazz is such a nice name, right? As the CFO of the company, Jazz is concerned about compliance with the provision of laws and regulations that determine the reported amounts and disclosure in financial statement. Accordingly, CA Jazz wants to implement such policies and procedures that can assist him in prevention and detection with the non-compliance of laws and regulation. अब मुझे एक बात बताओ, आखिरी पॉइंट पे इसने बोला हेल्प सीए जैज बाय साइटिंग द एग्जांपल्स ऑफ सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। पूरा क्वेश्चन पढ़ के हमको फीलिंग कैसे आएगी कि ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का क्वेश्चन? पूरा क्वेश्चन पढ़ के हमको फीलिंग कैसे आएगी कि ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का क्वेश्चन है? इसी वजह से मैं कहता हूं कि भाई जो कोर्स करो, पूरा कोर्स करो, अच्छे से कोर्स करो। मतलब अब तुमको क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले इसने लिख दिया लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आएंगी 50 बातें कि भाई सेबी एलओडीआर भी आ सकता है, EQCR भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, राइट? फिर तुमको दिमाग लगाने में मुश्किल होगी। तो मैं वही बोल रहा हूं कि जब ऐसा पॉइंट आ जाता है ना कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, तो लॉज एंड रेगुलेशन सुन के तुम्हारे दिमाग में ऐसे 250 की घंटी बजनी चाहिए। जैसे ही ऐसे 250 की घंटी बजेगी और तुमको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो फिर मैनेजमेंट यहां पे फिर ये मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से इसको डील कर सकता है। सर कैसे डील करेगा? तो मैंने कहा सबसे पहली बात तो मॉनिटर करेगा कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। पूरा मॉनिटरिंग का काम खुद नहीं कर सकता तो इंटरनल कंट्रोल लगाएगा। अब इंटरनल कंट्रोल में भी क्या करेगा? मैंने कहा डेवलप एंड पब्लिसाइज कोड ऑफ कंडक्ट। फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट अपनी जेब में नहीं रखेगा। मैंने कहा जेब में नहीं रखेगा तो क्या करेगा? एम्प्लॉइज को जाके दे देगा, एम्प्लॉइज को ट्रेन करेगा, एम्प्लॉइज को समझेगा कि क्या एम्प्लॉइज को समझ आया कोड ऑफ कंडक्ट, और जो नालायक एम्प्लॉइज होंगे जो कंप्लाई नहीं करेंगे विद द कोड ऑफ कंडक्ट, उनके खिलाफ बढ़िया तरीके से एक्शन लेगा, मॉनिटर करेगा कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये सारे 4-5 पॉइंट हो गए। सर अब एक बात बताओ, कोड ऑफ कंडक्ट भी ना हल्का पड़ता जा रहा है, तो क्या करें? मैंने कहा किसी ना लीगल कंसल्टेंट को हायर कर लेते हैं। और जैसे ही लीगल कंसल्टेंट आया उसने पूछा कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, हमने रजिस्टर दे दिया, हमने उसको रजिस्टर उठा के दे दिया। सो एंगेजिंग द लीगल एडवाइजर्स टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग द लीगल रिक्वायरमेंट एंड मेंटेनिंग अ रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन। यहां हमारे 5-6 पॉइंट बढ़िया तरीके से, शांति बढ़िया वाले तरीके से, एकदम हसीन तरीके से, बढ़िया तरीके से कवर हो जाते हैं। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 2 की।
सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और मुझे बताइए सर इसमें केस में क्या होना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाइल वेरीफाइंग द एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स इन अ कंपनी इट वाज फाउंड दैट मेजर पोर्शन ऑफ द लेबर एम्प्लॉयड वाज चाइल्ड लेबर। एंटिटी में जो मेजर पोर्शन ऑफ पीपल हैं जो एम्प्लॉयड है वो चाइल्ड लेबर है। तो क्या चाइल्ड लेबर है? तो इसका मतलब ये नॉन कंप्लायंस कर रहे विद लॉज एंड रेगुलेशन। द आंसर इज यस। On questioning the management, the auditor was told that it was outside his scope of financial audit to look into the compliance with other laws. मुझे एक बात बताओ, दो तरह के लॉज की कौन सी बात होती है ऐसे 250 में? सर एक तो पहले लॉज जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ऑन द मटेरियल अमाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरे वाले लॉज क्या होते हैं? मैंने कहा दूसरे वाले लॉज से हमको इतना लेना देना नहीं है, बट दिक्कत कहां आती है? मैंने कहा दिक्कत वहां आती है जहां उनकी नॉन कंप्लायंस हो जाती है, क्योंकि जहां नॉन कंप्लायंस हो जाएगी पेनल्टी लग जाएगी, और अगर आपकी पेनल्टी लग गई तो भाई साहब प्रोविजन बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और फिर प्रोविजन नहीं बना होगा तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिगड़ जाएंगे। तो हमें सेकेंडरी वाले जो लॉज है उनसे बस दिक्कत ये है कि नॉन कंप्लायंस ना हो। वही बात आपने सबसे पहले लिखनी है कि ऐसे 250 के हिसाब से हमको जानना जरूरी है कि एंटिटी कंप्लाई कर रही है विद द लॉज एंड रेगुलेशंस व्हिच हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम पूरा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेंगे, एंड अदर लॉज के रिगार्डिंग हमको नॉन कंप्लायंस के बारे में जानना जरूरी है। और उसके बाद अगर कोई नॉन कंप्लायंस मिलती है तो हम मैनेजमेंट से समझेंगे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसके अंडर वो नॉन कंप्लायंस हुई, और अगर नॉन कंप्लायंस हुई है तो एंटिटी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजन बनाएंगे, और एंटिटी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजन नहीं बनाती ऐसे 705 के हिसाब से हमको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। यही बात यहां पे लिख रखी है कि यहां पे हमको यही सब करके चलना पड़ेगा, यही बातें हमको यहां पे करके चल रही हैं। राइट सर, राइट सर, राइट। ठीक है जी, ठीक है सर। नोक्लार वाला पॉइंट इसमें आएगा, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो भाई देखो नोक्लार वाली चीज भी आप इसमें थोड़ी बहुत मिला सकते हो अगर आपको लग रहा है वहां के पॉइंट्स मिल रहे हैं, बट अभी इसके लिए आप इसको इस तरीके से ही करके चलिए। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंडिकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। देखो लास्ट पॉइंट एक बार आप रीड कर लो। इंडिकेट द पॉसिबल एरियाज और एस्पेक्ट्स where you may have to look out for forming an opinion as to whether your suspicion has some basis to further inquire। सर क्या हुआ है? We are suspicious that the entity might be non-complying with the laws and regulation। अगर आप लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं कर रहे, इसके रिगार्डिंग क्या क्या इंडिकेटर होते हैं? तो मैं बोलूं वो एजेंट वाली बात। सर एजेंट वाली बात क्या? आप क्राइम पेट्रोल देख रहे थे, ठीक है, आप मीडिया पे कुछ देख रहे थे, फिर आपने देखा कि एक एजेंट क्या कर रहा था? सर एक एजेंट ने कैश में ट्रांजैक्शन करी और वो फिर जा रहा था टैक्स हेवन गया, तो उसको प्राइजेस सिग्निफिकेंटली हाई लगे तो फिर उसको लोन लेना पड़ा। वही बातें यहाँ पे लिख रखी है। सबसे पहले तो मीडिया में आपने क्या देखा? सर एडवर्स मीडिया कमेंट में आपने देखा एक एजेंट था। सर उस एजेंट ने क्या किया था? सर उस एजेंट की फीस की बात हो रही थी कि उसने पेमेंट्स ली थी कैश में। राइट, उसने पेमेंट्स ली थी कैश में। अब वो कैश में पेमेंट लेके कहां गया? सर टैक्स हेवन गया। मैंने कहा टैक्स हेवन वाला पॉइंट का है, ये रहा, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विद द कंपनीज रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन। ठीक है, तो यहां हमारे 4 पॉइंट्स हो जाते हैं बढ़िया वाले। सर ये 4 पॉइंट्स हो गए। फिर टैक्स हेवंस में क्या था? सर प्राइजेस वर सिग्निफिकेंटली हाई, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी एजेंट के खिलाफ। राइट, तो ये इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट हो गया। फिर इसने क्या ली थी? कैश पेमेंट ली थी, तो पेमेंट्स फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज एंड लोन्स, अनयूजुअल पेमेंट्स इन कैश। तो ये 4 पॉइंट यहां से हो गए, मीडिया वाला पॉइंट यहां से हो गया, टैक्स हेवन वाला पॉइंट यहां से हो गया। अब बताओ वहां पे क्या थे? प्राइजेस वर सिग्निफिकेंटली हायर। ठीक है, सो परचेजिंग एट प्राइजेस सिग्निफिकेंटली अबव एंड बिलो द मार्केट प्राइस, प्लस उसने क्या किया? सर वहां जाके बढ़िया वाला लोन ले लिया। तो पेमेंट्स फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज और लोन्स, यही बातें आपने बढ़िया तरीके से याद रख के चलनी है। यहां हमारे ये 5 और 6 पॉइंट हो जाते हैं। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 5 की। दोनों ऑलमोस्ट आई थिंक सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। दोनों क्वेश्चंस में ही क्या कर रखा है कि हमारे पास टैक्स की अपील आई है, हमारे पास टैक्स की डिमांड आई है और हमने अपील फाइल करी है। सर अपील कहां फाइल करी है? मैंने कहा ट्रिब्यूनल में। यहां पे जो अपील फाइल हुई थी, एक सेकंड, यस, 125 lakhs की हमने अपील फाइल करी है बिफोर द ट्रिब्यूनल। तो दिस इज अ डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू, राइट, ये एक डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू था। तो यहां आपको कारो का क्लॉज 7 आ जाएगा, कारो का क्लॉज 7 आपको यहां पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा, प्लस ऐसे 250 को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और क्योंकि यहां पे आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है, तो आप AS29 का भी यहां पे तड़का लगा सकते हैं। जो नए वाले बच्चे हैं इंड AS वाले, वो इंड AS 37 भी लिख के आएंगे, बिकॉज अब आज की डेट में इंड AS ही बढ़िया तरीके से आगे चल रहा है। तो इन वाले क्वेश्चंस में आपने बस यही बात करनी थी, 250 का तड़का लगाना है, कारो का तड़का लगाना है, और इंड AS 37 और AS29 के बारे में लिख के यहाँ पे हमको आना है। दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, दोनों को इस तरीके से आप करके आगे बढ़ सकते हो। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये आया है RTP May 22 का, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, अच्छे से रीड करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें।
देखते हैं क्या लिखा है इसमें। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऐसे 250। सारे बच्चे अच्छे से मन लगा के इसको रीड करिए, सारे बच्चे इसको मन लगा के रीड करिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से इसको रीड करो। वेरी गुड। सीए अभिनंदन, सर सीए अभिनंदन क्या करता है? ही इज एन ऑडिटर ऑफ केएम प्राइवेट लिमिटेड। CA Abhinandan is an auditor of KM Private Limited. During the course of audit, CA Abhinandan becomes aware of the information concerning an instance of non-compliance with the laws and regulation. उसको non-compliance के बारे में पता चला. Being a senior partner of CA Abhinandan, guide him regarding the audit procedures to be followed when non-compliance is identified. मुझे एक बात बताओ, जैसी non-compliance मिलेगी, क्या आप सीधा सीधा जाके मैनेजमेंट का गला पकड़ लोगे? क्या आप सीधा सीधा जाके मैनेजमेंट का गला पकड़ लोगे? The answer is no. सबसे पहले तो ये समझोगे कि किस हालातों में ये काम हुआ। सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड सर्कमस्टेंसेस प्लस इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट है। दो चीजें आपने इसमें समझ के चलनी है, द नेचर ऑफ द एक्टिविटी एंड द सर्कमस्टेंसेस इन विच इट इज अकर्ड, प्लस इस चीज का पूरी दास्ता का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा। ये दोनों चीजें आपने करके चलनी है। ऐसे 250 कोट करना है। और अगर आपको लगता है देयर इज अ नॉन कंप्लायंस, तो आप मैनेजमेंट के साथ बैठ के गुफ्तगू करोगे, आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करोगे, आप टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कशन करोगे। एंड अगर वो आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं देते, अगर वो दोनों आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो सर क्या करोगे? आप इसका इफेक्ट देखोगे ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपको लगता है इफेक्ट ऑफ द सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस कैन बी मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर आप लीगल एडवाइस लेके चलोगे। तो इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले यू विल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एक्टिविटी, द सर्कमस्टेंसेस इन विच इट हैज अकर्ड, प्लस इसका इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आप इसकी डिस्कशन करोगे नॉन कंप्लायंस की किसके साथ? मैंने कहा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ। और ये दोनों व्यक्ति अगर आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं देते, और आपको लगता है इंपैक्ट मटेरियल है, इमटेरियल है तो छोड़ो। अगर इंपैक्ट मटेरियल है तो फिर आपने क्या करना है सर? मैंने कहा इस केस में हमको लीगल एडवाइस लेके चलनी है। राइट सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, नहीं मिल रही, देन इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इंप्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द रिस्क असेसमेंट। और ये सारी, तो ये कहानी तो एक बार रीड करके आगे बढ़ जाना। मेन चीजें यही है कि आपने नेचर ऑफ एक्टिविटी समझनी है, सर्कमस्टेंसेस समझने हैं, प्लस उसका इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर इसकी डिस्कशन किसके साथ करनी है? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ। और अगर वो आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं देते एंड इंपैक्ट अगर मटेरियल लगता है, तो फिर आप क्या करोगे? आप अपनी लीगल एडवाइस लोगे एंड एट द एंड ऑफ द डे यू कैन कंसीडर अ मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। ये बात आपने यहां पे करके चलनी है। आई होप आरटीपी में 22 का आपको ये पार्ट क्लियर है। इज दिस पार्ट क्लियर? जल्दी से बताइए सर। ऐसे 705 में कौन सा ओपिनियन देना है इस क्वेश्चन में? नाजिया जी मुझे एक बात बताइए, क्या लिखा हुआ है कि मटेरियल है? क्या इसमें परवेसिवनेस के बारे में कोई इंडिकेशन है? नहीं सर, हमको इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। जब ना दिया हो ना तो छोड़ देना चाहिए। सिंपल सी बात बोलो, ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे, इससे आसान कोई तरीका हो नहीं सकता। Yes sir, very good. Now comes the next question, essay 260. I think this will be the last essay for today and इस essay के बाद हम आपको टाटा बाय बाय बोलेंगे। सर essay 260 में क्या बोला है कि auditor should communicate audit matters of governance interest arising please state the matters to be included in the communication। तो हमको TCWG के साथ क्या-क्या मैटर डिस्कस करके चलने हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। TCWG का काम क्या होता है? ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। क्या हमको ये सब पता है कि TCWG का काम क्या होता है? बताओ ना सर। ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करेंगे सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें आ जाएंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, एस्टिमेट्स, इन सब की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात हो जाएगी सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। फिर आएगी बात सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज की, जिसका क्वेश्चन आपके पास आरटीपी में 22 में भी आ गया। तो इसको सारे बच्चे, जितने भी बच्चों ने क्लास लिए, इसको सारे बच्चे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना नोट से। इसको बढ़िया तरीके से नोट से रिवाइज करके जाना। इस पे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो इसको नोट से बढ़िया तरीके से, वो जो मेमोरी टेक्निक है उसको यूज करके अच्छे से इसको याद करके जाना है। आपने इसमें गड़बड़ नहीं करनी। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको सारे बच्चे, मुझे अभी वादा करो, दिल्ली प्रोटेस्ट, वेरी गुड। इसको सारे बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से याद करके जाएंगे। फिर हमने क्या बात करनी है सर? बाकी सिग्निफिकेंट मैटर जो हमने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करे वो टीसीडब्ल्यूजी को भी बता देंगे, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी वो भी बता देंगे, और अगर हमको कुछ लगता है इट इज रेलिवेंट फॉर द TCWG तो अदर मैटर्स भी हम उनको बता सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका आरटीपी वाला क्वेश्चन। इस आरटीपी वाले क्वेश्चन को आपने अच्छे से करके चलना है कि सर ये सारी बातें आपने एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान में रख के चलनी है। राइट सर, राइट। बस इसी तरह मजे से खुशी खुशी पढ़ते रहो। हाँ, एक बात और,
जब ये सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज की बात करोगे, इसमें 705 का तड़का लगा देना। नोट्स में 705 वाली बात मैंने नहीं लिख रखी, आईसीआई ने आरटीपी वाले क्वेश्चन में 705 वाली बात लिखी है। तो प्लीज 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे 260 के साथ आप ऐसे 705 का भी लिख के चलेंगे। स्कोप लिमिटेशन वाली बात, स्कोप लिमिटेशन वाली बात भी आपने बढ़िया तरीके से करके आनी है। राइट सर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इसी तरह खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो। और मैं आपको एक बात और बता दूं सर, क्या शाहरुख खान की फिल्म आने वाली है राजकुमार हिरानी के साथ, तो इससे बढ़िया मेरे को तो मोटिवेशन नहीं मिल सकती खुश रहने की। तो जल्दी से एक बढ़िया वाली पिक्चर आ रही है, आपकी भी पिक्चर एकदम ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए। खुशी से मन लगा के पढ़ते रहो। जो भी आज के टारगेट्स है, वादा करो आज मेरे से कि सारे टारगेट्स, दिन भर के जितने भी टारगेट्स होंगे, आप उनको आज खुशी खुशी मन लगा के अचीव करेंगे एंड जल्दी सीए बन के अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। टाटा, बाय बाय।